हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल फोकस हेयर क्लासेस। तो साथियों, आज हम फिर देखने वाले हैं कौन सा टॉपिक। अपना चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है ना। आज हम इसके नोट्स बनाएंगे फॉर्मूला के साथ ही। आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप उन्हें भी देखिए और उनके नोट्स बनाइए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें होने वाली हैं आपके लिए। ठीक है, क्योंकि सारा कुछ यहीं से आने वाला है, टॉपिक यहीं से आते हैं, सब फार्मूले यही हैं सारे। ठीक है, इसके बाद काम के जो पॉइंट्स हैं जो ऑब्जेक्टिव में आएंगे आपके, वो भी सब मैं आपको नोट्स करा रहा हूँ। तो इसलिए सारी चीज़ों के आप नोट्स बना लीजिए, है ना। चलिए आइए देख लेते हैं आज के टॉपिक को। तो यहाँ पे है भाई परिभाषा सबसे पहले इसकी, द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है भाई डेफिनीशन। ऐसा समीकरण जिसमें किसी चर की अधिकतम घात क्या हो, 2 हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है भाई। एन इक्वेशन इन विच द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज़ 2, इट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब भाई घात 2 होना चाहिए, सबसे बड़ी घात क्या हो, 2। किस तरह के एग्जाम्पल होते हैं देखिए ज़रा। 2x² + 5x + 2 इज इक्वल टू 0, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं x² - 4 इज इक्वल टू 0। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे ये जीरो हम हटा दें, ये जीरो हटा दें, तो फिर ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा पूरा एक पॉलिनोमियल। ये क्या बन जाएगा, एक बहुपद। अगर हम जीरो नहीं लगाएंगे तो ये बहुपद है, द्विघात बहुपद, 2 घात का है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा ये। ठीक है, और अगर जीरो लग जाता है तो फिर वहाँ पे आपको ये पता होगा कि भाई जीरो लगने के बाद ये इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, अभी ये पॉलिनोमियल था, अब ये जीरो लगने से क्या हो गया, इक्वेशन। ये भी एक इक्वेशन है, समीकरण। ये जो है द्विघात समीकरण है, क्योंकि 2 घात दी है यहाँ पे, मैक्सिमम पावर क्या है, 2। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखिए। इसके बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या सामान्य रूप क्या होता है, या उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म क्या होती है। ठीक है ना। तो आप देखेंगे, देखिए सबसे पहले इसको लिखते कैसे हैं, द्विघात समीकरण को ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आगे a b c का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई नंबर्स हो सकते हैं, और हम सामने क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो ये रूप होता है द्विघात समीकरण का। इसके केवल 2 शून्यक होते हैं, इसके हमेशा ही क्या निकलते हैं, 2 शून्यक या 2 ही मूल निकलते हैं। अब शून्यक क्या होता है, शून्यक को हम कहते हैं भाई जीरोस, इंग्लिश वाले उसको इंग्लिश में लिखें जीरोस। और मूल भी कहते हैं इसको, मतलब रूट भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, रूट। जीरोस भी कहते हैं, रूट भी कहते हैं। ठीक है, यानी शून्यक और मूल, तो 2 ही निकलते हैं केवल। अच्छा, इसको हल करने की विधियाँ देखें, शून्यक कैसे निकालेंगे आप, तो उसको निकालने के लिए पहले आपको एक सीखी आपने गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि को कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, कौन सी मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड। तो एक मेथड तो ये होती है फैक्टराइजेशन मेथड। साथ ही फिर ये है एक द्विघाती सूत्र विधि। अब द्विघाती सूत्र विधि मतलब ये फॉर्मूला मेथड होती है। ठीक है, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड होती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। तो ये 2 तरह की विधियाँ हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए इसमें नोट्स ऐसे ही बनाना है आप, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद अब हम बात करते हैं द्विघात सूत्र की। तो या क्वाड्रेटिक फार्मूला, या फिर इसको सूत्र विधि भी कहते हैं, और साथ में इसका एक नाम और होता है श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र ये भी आप ध्यान रखिए। ये श्रीधर आचार्य थे, उन्होंने ये सूत्र दिया था। ठीक है, तो क्या होता है सूत्र, ये भी शून्यक निकालने के लिए काम में आता है, या जीरोस निकालने काम में आता है। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac/2 है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही मूलों की प्रकृति, मतलब नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, तो कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला याद रखना है एक विभक्त कर का। ठीक है, ये भी विभक्त कर होता है, एक डिस्क्रिमिनेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं। फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू b² - 4ac। तो ये लगता है कि इसमें जब आपको द्विघात समीकरण दिया हो और उसकी आपसे क्या पूछी जाए, मूलों की प्रकृति पूछी जाए कि भाई किस तरह के मूल हैं इसके। ठीक है, तो वो आपसे पूछा जाता है इसमें, इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो ये फॉर्मूले की मदद से हम निकाल लेते हैं, विभक्त कर की मदद से। अब ये तो विभक्त कर आ गया मान लीजिए, लेकिन इसकी कंडीशन होती है। प्रकृति कैसे मालूम चलेगी, ये प्रकृति होती है। पहली कंडीशन, नेचर क्या होता है पहला, कि अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से क्या हो जाए, बड़ी, यानी कि पॉजिटिव आ जाए। कैसी आ जाए, पॉजिटिव। ठीक है ना, यानी कि आपका जो डी है, डी या b² - 4ac ये कैसा दिखे आपको, प्लस पॉजिटिव दिखे, तो उस कंडीशन में हम मूल वास्तविक कहते हैं। यानी कि इसके जो रूट्स होते हैं, रूट्स या मूल क्या होते हैं, रियल, है ना। रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं। तो द रियल रूट्स ऑफ इक्वेशंस। ठीक है ना। इसके बाद अगर मान लीजिए b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए, मतलब कि d की वैल्यू माइनस में आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो मूल वास्तविक नहीं होते, या हम उसको कहते हैं काल्पनिक होते हैं। फिर केस होते हैं इमेजनरी, इसको हम कहते हैं इमेजनरी। यहाँ पे रूट्स कहते होते हैं इमेजनरी होते हैं।
अगर माइनस की वैल्यू आ जाती है डी की, या बी स्क्वायर माइनस 4 से 0 से क्या जाए छोटा, तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। ठीक है, तो इमेजिनरी रूट्स या फिर नॉट रियल रूट्स भी हम इसको कहते हैं, नॉट रियल। ठीक है, तो नॉट रियल कह दीजिए या इमेजिनरी कह दीजिए, सभी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, इसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो मूल क्या हो जाते हैं यहाँ पे बराबर, यानी कि यहाँ पे इक्वल रूट्स होते हैं, इक्वल रूट्स। ठीक है, तो इस कंडीशन में इक्वल रूट्स होते हैं। तो ये काम की बातें आपको ध्यान रखनी, ऐसे ही आपको नोट्स बनाना है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में लिखें। ठीक है ना। देखिए इसके बाद एक और कंडीशन है इसमें कि यदि मूल अगर वास्तविक नहीं है, मतलब नॉट रियल वाली कंडीशन है, नॉट रियल रूट्स, अगर नॉट रियल रूट्स हैं, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता। उस समय आपका रूट्स जो होते हैं इक्वेशन के, वो रूट्स क्या करते हैं भाई, एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, यानी कि उनका अस्तित्व भी नहीं होता, निकलते ही नहीं है ना, रूट्स नहीं निकलते, रूट्स एग्जिस्ट है ना, नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे क्या लिख लेंगे आप, इज़ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इज़ नॉट एग्जिस्ट, तो नॉट एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आपको लगभग ये बातें शायद समझ में आ गई हैं। तो साथ ही आप इसमें क्या देखना है, ये अन्य सूत्र और देखना है, ये सारे फॉर्मूले भी आपको क्या करना है, नोट करके रखना है, क्योंकि इनकी भी ज़रूरत भी इस चैप्टर में पड़ती है। ठीक है ना, तो अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छी कॉपी बनाइए, ताकि आपके एग्ज़ाम टाइम में सब काम में आए आपको, और बार बार इन चीज़ों को पढ़िए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में अगली वीडियो में। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद।